हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और पिछला क्लास में हम लोग जो भी चीज़ों को पढ़े थे इसमें रिवाइज करने वाले हैं, और रिवाइज के बाद आप लोग को समझ में आ जाएगा कि आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। यानी कि आज की क्लास में मेरे बच्चे हम लोग पढ़ने वाले फिर से ये तीसरा नंबर पार्ट्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। आज की क्लास में हम लोग तीसरा नंबर पार्ट्स पढ़ेंगे, वो भी क नंबर। ये भूगोल का जो है ना अजीब टाइप का ये जो चैप्टर दिया है, ये एक नंबर में जो है प्राकृतिक संसाधन जो है क नंबर में दिया है। संसाधन में पहला चैप्टर जो है संसाधन का, उसमें क नंबर में दिया है प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ना है। और आज की क्लास में हम लोग तीसरा क्लास पढ़ रहे हैं इसका, ठीक है। और प्राकृतिक संसाधन में ये हम लोग लगभग अंतिम क्लास पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव का वीडियो हम शूट करेंगे बहुत जल्द, और बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्टिव को लाए हैं। तो यहाँ से अगर आप पढ़ते हैं तो 100% पक्का हो जाएगा एग्जाम के क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे बच्चे मेरे सबसे पहले अगर बात किया जाए तो हम लोग पढ़े थे अंतिम पॉइंट अंतरराष्ट्रीय संसाधन को। उससे पहले हम लोग पढ़े थे राष्ट्रीय संसाधन, उससे पहले पढ़े थे आपको सामुदायिक संसाधन, और इससे भी पढ़े मेरे बच्चे पहले बात किए थे पहले पढ़े थे व्यक्तिगत संसाधन के बारे में। तो आज के डेट में मेरे बच्चे हम लोग पढ़ने वाले हैं, बाबू मेरे हम लोग पढ़ने वाले कहां से, तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। तो चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम अरविंद कुमार हुआ, मैं अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज ये हम लोग का पहला टॉपिक होने वाला है मेरे बच्चे, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण, है ना। और यहाँ पे मेरे बच्चे सबसे पहले तो संभावी संसाधन है। संभावी संसाधन का मतलब होता है जिसका संभावना हो, जिसका तकनीक खोज लिया गया हो, जिसका जो है तकनीक खोज लिया गया हो, जिसका तकनीक खोज लिया गया हो, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं संभावी संसाधन। और विकसित संसाधन का मतलब क्या होता है कि जिसका खूब विकास हो रहा हो, जिस संसाधन का खूब विकास हो रहा हो। संचित कोश संसाधन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब मेरे बच्चे होता है जिसे जमा किया गया हो, यानी कि इसमें हम लोग गोदाम वगैरह का यूज करते हैं। गोदाम में जिसको संचित इकट्ठा धन को जब कर लिया जाता है तो हम इसको कहते हैं संचित कोश संसाधन। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे हम बात करते हैं आरक्षित संसाधन, तो जिसकी सुरक्षा, आरक्षित मतलब सुरक्षित संसाधन। तो एक एक करके इसको हम लोग समझते हैं डिटेल में। तो आइए यहाँ पे आपको बताते हैं कि संभावी संसाधन किसे कहते हैं। तो जिन संसाधनों की पहचान हो चुकी है लेकिन उनका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो रहा है, ठीक है ना। जिसका खोज तो कर लिया गया है लेकिन उसका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो रहा है, तो हम उसे कहते हैं संभावी संसाधन। लेकिन यहाँ पे बात करें बच्चों कि लेकिन उनका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो रहा है, उन्हें संभावी संसाधन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें तो भविष्य में इनका उपयोग किया जा रहा है, भविष्य में इनका उपयोग किया जा सकता है, भविष्य में इनका उपयोग किया जा सकता है, खूब उपयोग किया जा सकता है। जैसे सौर ऊर्जा का अभी फिलहाल हमारे यहाँ खूब उपयोग नहीं हो रहा है, बाय द वे कहीं कहीं देखा जाता है तो सोलर वगैरह का लोग यूज करते हैं, तो उसे हम कहते हैं सौर ऊर्जा। पवन ऊर्जा एक तरह से ऐसे बनाया गया रहता है, ऐसे, लेकिन ये पवन ऊर्जा एक तरह से हवा से चलता है, ये राउंड करता है। लेकिन फिलहाल ये राउंड कर नहीं रहा है, कहीं देखें अपने पूरे भारत में, पूरे बिहार में कहीं देखें, नहीं देखें। तो यहाँ पे इसका भी पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो पूर्ण रूप से यूज नहीं किया जा रहा है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये भी क्या है, तो संभावी संसाधन है। सौर ऊर्जा भी क्या है, तो संभावी संसाधन है। क्लियर है। आगे बड़े बच्चे मेरे, आगे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर विकसित संसाधन किसे कहते हैं। विकसित यानी कि जिन संसाधनों का सर्वेक्षण, मात्रा एवं गुणवत्ता ज्ञात हो, ठीक है ना। जिन संसाधनों का सर्वेक्षण, मात्रा एवं गुणवत्ता क्या हो, ज्ञात हो, तथा उसका उपयोग किया जा रहा हो, उन्हें विकसित संसाधन कहते हैं। जिसको हम लोग खूब भर भर के, जैसे कोयला है, कोयला का यूज हम लोग कपड़ा आयरन करने में, ये जो है ये ईंट का भट्ठा जलाने में, ये सभी यूज किया जा रहा है। कोयला का यूज और भी कई ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये सभी क्या है, तो विकसित संसाधन है। इस संसाधन का विकास हो चुका है, इस संसाधन का विकास हो चुका है, इस संसाधन का विकास हो चुका है, हम कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि उदाहरण की बात करें तो उपयोग में आने वाले खनिज और संचित कृषि भूमि, सिंचित कृषि भूमि, ये सभी क्या है, तो ये कृषि संसाधन, ये विकसित संसाधन में आते हैं,
ठीक है ना। उदाहरण की बात करें तो उपयोग में आने वाले खनिज जितने भी है, सिंचित कृषि भूमि, ये सभी भूमि का हम लोग संसाधन के रूप में यूज कर रहे हैं, हर तरीका से यूज कर रहे हैं भूमि का। कहीं पोखरा बना लिए, उसका भी खूब भर भर के यूज करते हैं। खेत है, उसमें से भी उसके पोषक तत्वों में कुछ कमी आता है तो उर्वरक दे दे के उसमें से खींच के पोषक तत्व को और अपने फसल में डाल लेते हैं और फसल को एकदम लहलहा के हम लोग लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका खूब उपयोग हो रहा है, इसलिए विकसित संसाधन है। ठीक है, अगला बात करते हैं हम लोग संचित कोष संसाधन, इसे हम लोग कहते हैं। ऐसे संसाधन जो उपलब्ध तो है लेकिन तकनीक के अभाव में उनका उपयोग नहीं किया जा सकता, उन्हें संचित कोष कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? संचित कोष। यानी कि ऐसे संसाधन जो उपलब्ध तो है लेकिन तकनीक के अभाव में, उपलब्ध तो है लेकिन तकनीक के अभाव में उनका उपयोग नहीं किया जा सकता, उन्हें संचित कोष संसाधन कहते हैं। लेकिन इसको हम लोग जमा करके रखे हुए हैं। क्या करके? जमा करके रखे हुए हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं तो जल से हाइड्रोजन ऊर्जा का पूर्ण उपयोग, जल से हाइड्रोजन ऊर्जा का पूर्ण उपयोग, यानी जल से, यानी कि हम लोग जल से क्या बना सकते हैं? तो हाइड्रोजन ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा हम लोग बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं भाई? तो यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन ऊर्जा बना सकते हैं, हाइड्रोजन ऊर्जा बना सकते हैं, लेकिन इसको बना नहीं रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि यह संचित कोष संसाधन है। अगला पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं, आरक्षित संसाधन। आरक्षित संसाधन का मतलब होता है कि ऐसे संसाधन जिनका उपयोग वर्तमान तकनीक से किया जा सकता है, वर्तमान तकनीक से किया जा सकता है लेकिन भविष्य के लिए सुरक्षित रखे गए हैं, उन्हें आरक्षित संसाधन कहते हैं। भविष्य के लिए इसको आरक्षित करके रखा गया है। ठीक है ना, यानी सुरक्षा में सुरक्षित करके, आरक्षित है चाहे सुरक्षित करके रखा गया है, तो हम इसको क्या कहते हैं? आरक्षित संसाधन कहते हैं। जैसे में अगर बात करें तो आरक्षित वन, कुछ वन को मतलब कि आरक्षित करके रखा गया है, उस वन से आप लकड़ी तक नहीं काट सकते हैं, किसी एक जानवर को तक भी नहीं मार सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं आरक्षित वन। बांधों में संग्रहित जल, बहुत सारे ऐसे जल हैं जिसको बांध के द्वारा संरक्षित करके रखा गया है। जब हमें आवश्यकता पड़ती है तो कुछ जल को उसमें से निकाल करके और अपनी खेती के लिए उस जल से हम लोग अपनी खेती करते हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं? बांधों में संग्रहित जल को। बहुत जगह ऐसे हैं कि बांध में जल को संग्रहित करके रखा गया है, इकट्ठा करके रखा गया है। ठीक है, अगला हम लोग बात करते हैं संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं। तो जितने भी हम संसाधन के रूप में यूज करते हैं चीजों का, सभी को हम लोग अगर सुरक्षा में रखते हैं, उसको जो है बचा के रखते हैं, तो बस हम उसी को क्या कहते हैं? संसाधन संरक्षण कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे संसाधनों का विवेकपूर्ण एवं संतुलित उपयोग करना ही क्या कहलाता है? तो संसाधन संरक्षण कहलाता है। जब भी हम संसाधनों का विवेकपूर्ण यूज करते हैं, अपनी बुद्धि लगाकर उसका यूज करते हैं, जैसे उसको हम लोग खराब नहीं करते हैं, बेकार नहीं करते हैं संसाधन को, हम लोग उसी को क्या कहते हैं? संसाधन संरक्षण कहते हैं। जैसे संसाधनों का संरक्षण वर्तमान एवं भावी पीढ़ी के लिए आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। अगर आज हम जल को खत्म करें, आने वाले समय में नीचे जल मिलेगा ही नहीं। कोयला को खत्म कर देते हैं, आने वाले समय में कोयला नहीं मिलेगा। अगर वन को खत्म कर देते हैं, आने वाले समय में वन भी नहीं मिलेगा। तो पूरा का पूरा अगर हम लोग देखें तो ऑक्सीजन कहाँ से आने वाली पीढ़ी लेंगी? बोलिए, नहीं ले सकती है। यानी आने वाले समय में ऑक्सीजन की क्या होगी कि कमी हो जाएगी, जिसके चलते आने वाली पीढ़ी जो है ना त्रस्त रहेगी कि हम ऑक्सीजन कहाँ से लें, दम फूलने लगेंगी, है ना। तो यहाँ पे बच्चे समझ सकते हैं संसाधनों का अनावश्यक दोहन नहीं करना चाहिए, संसाधनों का अनावश्यक दोहन नहीं करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर है कि संसाधनों का संरक्षण पर्यावरण संतुलन बनाए रखता है। संसाधन का अगर हम लोग संरक्षण करते हैं तो वह जो है पर्यावरण की संतुलन को बनाए रखता है। इसमें कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड की कमी नहीं होती है, नाइट्रोजन की कमी नहीं होती है, ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है। और उससे होता क्या है कि हम सभी लोग संतुलित रहते हैं, संतुलन में रहते हैं, हमें किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है, परेशानी नहीं होती है। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर है। अगला पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग संसाधन संरक्षण की आवश्यकता। ये बोर्ड एग्जाम से संबंधित सवाल है। ये जो है बोर्ड में खूब भर भर के सवाल कई बार पूछा गया है कि संसाधन संरक्षण की आवश्यकताओं को लिखें। आप ऐसे लिखेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। प्राकृतिक संसाधन सीमित है, प्राकृतिक संसाधन सीमित है, और यहाँ पे लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों की मांग बढ़ रही है। ज्यों-ज्यों जनसंख्या बढ़ रही है, जंगल कट रहे हैं, पेड़ पौधों की आवश्यकता बढ़ रही है, लकड़ी के काम में वृद्धि हो रही है, और लकड़ी
लकड़ी पूरा काट काट करके जो है अपने संसाधन के रूप में यूज किया जा रहा है, अपना पेट भरा जा रहा है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर है कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखना अति आवश्यक है। क्या है? आवश्यक ही नहीं, अति आवश्यक है। उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण एवं संसाधनों के क्षय को रोकना अति आवश्यक है। और इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? जंगल को बचाना पड़ेगा, जल को बचाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से वृक्ष को लगाना बहुत जरूरी है, जंगल को बचाना बहुत जरूरी है, जिसके चलते हमारा क्या होगा यहाँ पर, तो पर्यावरण प्रदूषण और संसाधनों के क्षय होने से रुकेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे समझ गए होंगे कि हाँ, संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसकी आवश्यकता क्या है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कि संसाधन संरक्षण के प्रमुख उपाय क्या है। आप ये तो समझ गए कि हाँ, हमें संसाधन को संरक्षित करना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि उसका उपाय हम लोग कैसे लगाएंगे। आप खुद ही जहां पर होंगे ना, अगल बगल में बोलेंगे कि पेड़ लगाइए, खूब पेड़ लगाइए, अपने वृक्ष को बचाइए, लोग बोलेंगे आया बहुत होशियार बनने के लिए, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो है कुछ उपाय तो लगाना जरूरी है। तो यहाँ पे हम उपाय कैसे लगाएंगे कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे। हम अपने पेड़ को नहीं काटेंगे, जो हमारे जो कब्जे में पेड़ है उसको कम से कम हम लोग बचाएंगे। ठीक है, जो भी बगीचा है उसको बचाने की कोशिश करेंगे, वृक्षारोपण को बढ़ावा दें एवं वनों की कटाई को रोकें। वृक्षारोपण का जो प्रक्रिया है उसको बढ़ावा देना पड़ेगा, और जो भी कटाई का प्रक्रिया है उसमें स्टॉपेज लगाना पड़ेगा, है कि नहीं, उसमें रोक लगाना पड़ेगा। जल संरक्षण करें, ऊर्जा की बचत करें, पुनः चक्रण को अपनाएं। पुनः चक्रण को अपनाने का मतलब यह है कि एक बार एक खेत में एक ही प्रकार का फसल ना बोएं, अलग अलग प्रकार के फसलों को बोएं, ताकि उससे क्या हो सके, वहां से क्या हो सके, तो पुनः चक्रण हो सके और एकदम इससे मृदा बच सके, है ना, इससे मृदा बच सके। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का अधिक उपयोग करें। जो भी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, जैसे अभी हम लोग डीजल पेट्रोल ज्यादा खर्च कर रहे हैं, उससे ज्यादा बेहतर होगा कि हम लोग सौर ऊर्जा का खर्च करें, हम लोग जो सोलर का यूज ज्यादा से ज्यादा करें। उससे हम कहेंगे कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का हम अधिक यूज कर रहे हैं, अधिक उपयोग कर रहे हैं, है कि नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पर संसाधन संरक्षण के प्रमुख उपाय समझ गए होंगे। अब यहाँ पे समझते हैं सतत विकास क्या है। सतत विकास क्या है? विकास के बारे में तो आप समझते हैं, क्योंकि इलेक्शन में बहुत सारे नेता आते हैं, लोग तो बोलते हैं लोग कि हमको वोट दीजिए, हम खूब विकास करेंगे। इससे आप समझ गए होंगे कि रोड बनना, सड़क वड़क सब बनना, कुआं बनना, नदी नाला का बनना, ये सभी क्या है, विकास है। लेकिन सतत विकास एक नया नाम आपको सुनने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे समझेंगे कि सतत विकास क्या है। ऐसा विकास जिससे वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं पूरी हो, वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं पूरी हो, उसे सतत विकास कहते हैं। अब यहाँ पे बात है भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को कोई समझौता न हो, विकास एवं पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना ही क्या कहलाता है, तो सतत विकास है। क्या है जी? सतत विकास है। और प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग करना आवश्यक है। प्राकृतिक जो भी संसाधन का प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित यूज करना क्या है, तो ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग यहां पर इसकी कि ये संसाधन नियोजन क्या करते हैं। संसाधन नियोजन का मतलब एक तरह से देखें तो योजना होता है, योजनाबद्ध तरीके से संसाधन का काम करना, संसाधन से काम लेना, संसाधन नियोजन कहलाता है, योजनाबद्ध तरीका से। यानी हम यहाँ पे देखें तो संसाधन नियोजन का अर्थ हम लोग यहाँ पे चलिए आगे समझते हैं। अर्थ, संसाधन नियोजन की आवश्यकता, संसाधन नियोजन के प्रमुख चरण को समझेंगे और संसाधन नियोजन के महत्व को समझेंगे। अगला पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो संसाधन नियोजन के प्रमुख चरण, संसाधनों की पहचान एवं सर्वेक्षण, संसाधनों का विकास एवं संरक्षण, और संसाधनों का वैज्ञानिक एवं संतुलित उपयोग, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर योजना का निर्माण, संसाधनों का उचित प्रबंधन एवं निगरानी। बस यहाँ पे हमने क्या देखा पहले कि संसाधन नियोजन का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पे देखे होंगे कि संसाधनों की पहचान और सर्वेक्षण। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा, हाँ, यहाँ पे संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्या है ये भी पढ़े, संसाधन नियोजन के प्रमुख चरण को पढ़े और संसाधन का महत्व भी हम लोग पढ़े। और फिलहाल हम लोग ये समझने वाले हैं कि संसाधन नियोजन के प्रमुख चरण क्या क्या है। चरण तो यहाँ पे समझेंगे संसाधनों की पहचान एवं सर्वेक्षण। संसाधनों की पहचान एवं सर्वेक्षण, सबसे पहले संसाधन को पहचानना पड़ेगा कि आखिर यह किस प्रकार का संसाधन है, कौन नवीकरणीय है, कौन अनवीकरणीय है,
तो पीछे जाके देखिएगा, हमने बहुत अच्छा तरीका से उसको पढ़ाया है। ठीक है, उसके बाद संसाधनों का विकास एवं संरक्षण के बारे में, संसाधनों का वैज्ञानिक एवं संतुलन उपयोग करना पड़ेगा, संतुलित उपयोग करना पड़ेगा, यानी किसी भी संसाधन को ज्यादा क्षरण नहीं करना है, खराब नहीं करना है किसी संसाधन को। उसके बाद यहाँ पर है क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर योजनाओं का निर्माण। राष्ट्रीय संसाधन का कैसे यूज करना है, जैसे आपके गांव में मंदिर है, मस्जिद है, उसका सही यूज करना है। ये न कि पूरा सार्वजनिक तरीका से मंदिर को बना दिया गया है, आप जाके उसको तोड़ दीजिए, फोड़ दीजिए, ये जो है सही नियम नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे राष्ट्रीय संसाधन योजनाओं का निर्माण, उसके बाद जो है संसाधनों का उचित प्रबंधन एवं निगरानी करना अति आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए बाबू, इसके बाद वाले क्लास में हम लेके आ रहे हैं बड़ा ही सुंदर ऑब्जेक्टिव का क्लास, जिसमें इन सभी टॉपिक्स से जो है आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। और ऑब्जेक्टिव एग्जाम की जान है आज के डेट में। आजकल जो है ना, ऑब्जेक्टिव से ही बच्चे क्या करते हैं कि बहुत अच्छा मार्क्स लाने में कामयाबी हासिल कर लेते हैं। तो इसलिए इसके बाद वाला क्लास में हम लेके मिल रहे हैं। इसके बाद वाला वीडियो आपको मिलेगा, बड़ा ही सुंदर खूबसूरत सा वीडियो ऑब्जेक्टिव का, केवल इसी टॉपिक का, प्राकृतिक संसाधन से केवल। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हमेशा के लिए हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि सबसे पहले अगला क्लास आप ही को मिले। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।